साथियों नमस्कार। मैं विनोद कुमार मीना आप सबका विनोद क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का अध्ययन करेंगे। साथियों पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो यहाँ हमें सबसे पहले यह समझना है कि स्थल रूप क्या होता है। स्थल रूप को इंग्लिश में लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां पाई जाती है साथियों, जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं स्थल रूपों की, उन्हें कोई जो है स्थल रूप बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, जिसमें जो है आपके पर्वत, पठार, पहाड़, नदियाँ, ये सब आपकी जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। तो साथियों हमें एक तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि स्थलाकृतियाँ जो है इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। साथियों स्थलाकृतियों का जो निर्माण है वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आपके स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें एक आपकी आंतरिक प्रक्रिया होती है साथियों, जिसे हम आंतरजनित बलों के कारण जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वह है, जिसे इंग्लिश में एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण जो अपनी लैंड फॉर्म्स बनती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड जो है हमारा जो प्रोसेस होती है वो बहिर्जनित प्रक्रिया होती है साथियों, बहिर्जनित प्रक्रिया। अभी जो अंतर्जनित प्रक्रिया है साथियों, एंडोजेनिक फोर्सेज, अंतर्जनित प्रक्रिया में पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो बल लगते हैं उसके कारण जो मूवमेंट होता है, उसके कारण जो आकृतियाँ बनती हैं वो आपकी अंतर्जनित प्रक्रिया के कारण उत्पन्न जो स्थलाकृतियाँ होती हैं। और वहीं इसके अंतर्गत जो है, जैसे कि आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो आप आगे पढ़ेंगे, जो विवर्तनिकी की संचलन जिसे कहते हैं, प्लेट जो हमारा स्थलखंड जो है साथियों वो बहुत सारी प्लेट्स के रूप में जो विभक्त होता है। तो इसका जो हम आगे अध्ययन करेंगे, ये प्लेट्स हमारी मूव करती है। ये अभिसारी गतियाँ, अपसारी गतियाँ और रूपांतरित इस प्रकार की होती हैं। और इसके अतिरिक्त साथियों जो है उत्थान और अवथान के कारण भी जो है ये हमारी आकृतियों का निर्माण होता है। तो इसके बाद में हम सेकंड जो बहिर्जनित जो प्रक्रिया है साथियों उसको अगर हम देखें तो बहिर्जनित प्रक्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे कि बहिर्जनित प्रक्रिया के अंदर जो है मेनली वो आपके अपरदन, निक्षेपण जो है, इनके कारण जो है आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। साथियों जो अपरदन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया है, अपरदन का तात्पर्य जो है, जैसे कि आप देखें कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन करते हैं। अपरदन को जो है इरोजन भी कहा जाता है। इंग्लिश में जो है अपरदन के लिए इरोजन यूज होता है साथियों। निक्षेपण को जो है हम डिपोजिशन कहते हैं। इरोजन का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जो स्थलाकृति जो भी बन गई है उसको इरोड करके, अगर अपरदित करके, इसको जो है तोड़ फोड़ के और इसको फिर बाद में जो है जो अपरदन के जो कारक होते हैं साथियों वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं और लास्ट में जाके इनको जो है डिपोजिट जो है कर दिया जाता है, निक्षेपित कर दिया जाता है, जिसके कारण भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि हमारा जो डेल्टा है, नदियों का डेल्टा जो है वो हमारे जो निक्षेपण की प्रक्रिया है उसी के कारण जो है हमारी स्थलाकृति ये बनती है। साथियों जैसे कि हम पृथ्वी का और स्थलाकृतियों को अगर हम डिटेल से एक बार और देखें, ये देखिए साथियों, ये हमारे जो हैं विभिन्न स्थल रूप हैं जो हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन्हीं सब स्थल रूपों को जो है हम लैंड फॉर्म से स्थलाकृतियाँ कहते हैं। ये देखिए साथियों, ये पर्वत है आपका, ये आपका पहाड़ी है। पहले आपके पहाड़ी और पर्वत में क्या अंतर है? तो साथियों जमीन से जो अपना समतल भाग है उससे जो ऊंचाई पे पहाड़ी भी होती है आपकी और पर्वत भी होते हैं, दोनों ही उससे ऊंचे होते हैं। इवन जो पठार है वो भी ऊंचे स्थल होते हैं। लेकिन जो पहाड़ी है साथियों, पहाड़ी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पे अगर जाते हैं और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी जो होती है उसे ही पर्वत कहते हैं। तो इनका जो ऊंचाई होती है सामान्यतः वो 600 मीटर से नीचे ही होगी अपनी पहाड़ी। पर्वत जो है हमारे पहाड़ियों से बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं साथियों। और जो पर्वत जो है इसका शिखर आप देखेंगे, इसका शिखर जो है नुकीला सा रहता है साथियों और इसका आधार जो है वो चौड़ा होता है। वहीं जो पठार को अगर आप देखें तो पठार का जो शिखर होता है साथियों वो हमारा मेजनुमा होता है। इस तरीके ऊंचा ये भी होता है अपने धरातल से, लेकिन जो इसका शिखर है वो सपाट एवं मेजनुमा होता है, उसे हम पठार कहते हैं। वहीं जो पर्वतों की जो श्रृंखलाएं हैं जो अपने कंटिन्यूस उसमें पाए जाते हैं, कई सारे पर्वत एक साथ मिलेंगे तो उन्हें जो है माउंटेन चेन अर्थात पर्वत श्रृंखला बोलेंगे, जहाँ हमारे
विभिन्न प्रकार के और भी पर्वत पाए जाएंगे। जैसे साथियों हमारे हिमालय जो पर्वत है उसमें विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। आपको पता है कि हम हिमालय को जो है ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय जो है इस प्रकार के उसमें जो है विभक्त करते हैं। ये हमारी जो है माउंटेन चेंज होती है साथियों। लैंड फॉर्म्स में और देखें तो ये झील जो है आप देख पा रहे हैं, लेक, नदी जो रिवर जो है ये भी पूरे लैंड फॉर्म्स को जो है आपको बना रही है। देखिए साथियों ये डेल्टा जो है जो बन रहा है, नदियाँ जो है इन पर्वत पहाड़ पठारों को जो अपर्दित करके और अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर जो भी अपने साथ लेके आ रही है साथियों, इन सबको जब नदी के मुहाने पर जमा कर देती है तो उससे डेल्टा आकृति का निर्माण होता है साथियों। उसके बाद में आप भितरिकाएँ देखते रहे साथियों, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है जो लास्ट में जो नदी अपने डिपॉजिट जो है, निक्षेप जो है वो जमा करते हैं नदी के मुहाने पे, तो साथ में छोटी छोटी जो धारा है उससे निकलती हैं, उन्हें भितरिकाएँ, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये मैदानी भाग है साथियों। ये आपकी स्थल संधि, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था साथियों, स्थल संधि और जल संधि के लिए पढ़ा था हमने। स्थल संधि हमने बताई थी आपको कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो साथियों स्थल संधि जो है दो विशाल भूभागों को जोड़ने वाली लैंड का एक छोटा सा सकरा सा टुकड़ा है जो जिसे स्थल संधि कहते हैं। वहीं जो जल संधि है ये दो विशाल पानियों के उसको मंडल को जो है वो जोड़ती है, इसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे हमारी पाक जल संधि है साथियों जो हमारे पाई जाती है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये देखिए साथियों जो प्रायद्वीप है, ये ऐसा स्थल का ऐसा भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसे जो है प्रायद्वीप कहते हैं। ये आपका तट है साथियों, आप कोस्ट पर देख सकते हैं। तो ये सभी आपकी विभिन्न ये देखिए साथियों ये घाटी है आपकी, वैली जो है, जो पर्वत जो होते हैं पहाड़, इनके बीच में जो निचला भाग है जो पाया जाता है, तो उसले भाग बीच में उसे घाटी कहते हैं। तो ये आप विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, ये आपके विभिन्न लैंड फॉर्म्स हैं साथियों। तो स्थलाकृतियाँ जो हैं वो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थलाकृतियों का मतलब क्या है स्थलाकृतियाँ। तो अब आप समझ गए हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर जो विभिन्न प्रकार की जो भूआकृतियाँ देखने को मिलती है उन्हें ही स्थलाकृतियाँ कहते हैं। और उसका जो उदाहरण है आप जो है इसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो आप सब ये देख रहे हैं साथियों। अब हम जो आगे जिसके बारे में हमने पढ़ा सेकंड चीज़ वो है कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण पृथ्वी पर कैसे हुआ। तो जैसे बता रहे थे साथियों हम, स्थल स्वरूप पर दो प्रोसेस का कारण है जो हमारे लैंडफॉर्म्स बनी। एक हमारा जो है अंतर्जनित प्रक्रिया थी साथियों, जिसमें पृथ्वी के अंदर से जो है पृथ्वी के अंदर जो लगातार गति हो रही है, अंदर से जो बल जो लग रहा है उसके कारण जो है हमारी स्थलाकृतियाँ बनी गई, उन्हें हम अंतर्जनित बल के कारण निर्मित स्थलाकृतियाँ कहते हैं साथियों। जैसे हम पर्वत, हमारा जो है पहाड़ जो है वो हमारे निचले ज़मीन के अंदर जो मूवमेंट होता है उसके कारण देखिए ऐसे हमारे जो पर्वत, पहाड़, पठार जो ऐसे बनते हैं, उनसे ये वो स्थलाकृतियाँ। वहीं जो सेकंड जो प्रक्रिया थी उसे हम बोलते हैं बाह्य प्रक्रिया, जिसके अंदर हमारा अपर्दन और निक्षेपण आता है। तो अपर्दन और निक्षेपण जो है ये देखिए साथियों इधर, ये देखिए साथियों ये जो बाह्य प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया के अंदर ही आपको अपर्दन आता है, जिसके अंदर बोला कि जो स्थलाकृतियाँ जो बनी हुई हैं उनको ये अपर्दित करके तोड़ के जो अपने साथ ले जाके अपर्दन के जो कारक होते हैं, जिसके अंदर आपको बहता हुआ जल है, जो आपकी हवा है, वायु है, बर्फ है, इसके द्वारा जो है ये बहा के जो है इनको ले जाते हैं साथियों। और जो लास्ट में जो है निक्षेपित करके जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। जैसे आपको पता है पवन जो है वो रेत के टीले हैं उनको लेके उड़ा के ले जाती है और जो बरखान और इस प्रकार की जो है स्थलाकृति बनाती है। वहीं जो नदियाँ हैं, नदियाँ आपकी जो है डेल्टा बनाती है साथियों, ये आपकी स्थलाकृतियाँ। तो आप समझ पाए होंगे साथियों की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो हमारे क्यों बनती है, उसके क्या कारण है। तो आप समझ गए उसका एक तो कारण होता है अंतर्जनित बलों के कारण, और दूसरी स्थलाकृतियाँ बनती है अपनी बाह्यजनित जो बल है, बाह्य प्रक्रिया जो है, इसके कारण जो है आपकी स्थलाकृतियाँ बनती है। तो साथियों हमें ये समझ में आ गया कि स्थलाकृतियाँ अपनी क्या हैं, उस स्थलाकृतियों के जो उदाहरण हैं वो आप देख चुके हैं स्थलाकृति के उदाहरण, और वहीं जो स्थलाकृति की जो प्रक्रिया है ये हम देख चुके हैं। साथियों अब हम जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं पर्वत, पठार और मैदान,
इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथियों, ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर, किसके आधार पर साथियों? ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो हमारे स्थल रूप हैं, उनको पर्वत, पठार और मैदानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है साथियों। अभी हम जो है इसके बारे में देखते हैं साथियों। जो पर्वत, माउंटेन्स, पर्वत, जैसा कि हमने आपको बताया कि पर्वत का जो शिखर है वो छोटा होता है, नुकीला होता है, और जो इसका आधार है वो आपका आधार चौड़ा होता है। ये पर्वत होते हैं आपके। जबकि हम पठार की बात करें साथियों, तो हमने जैसे बताया था इसका जो शिखर होता है वो समतल होता है, मेजनुमा आकृति को लिए हुए होता है। पर्वत जो है, हमने बताया कि जमीन, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब हम स्थल की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। तो पर्वत के शिखर पर पहुंचते पहुंचते तापमान में काफ़ी कमी आ जाती है, इसलिए जो पर्वतीय शिखर जो है काफ़ी ऊंचे इन पर जो बर्फ भी पाई जाती है साथियों। हिमानी जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स जो है आपके, ये मानिए कि जिस प्रकार से स्थल पर नदियाँ बहती हैं उसी प्रकार से जो पर्वत है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उस पर पूरी पूरी नदियाँ जो है बर्फ के रूप में होती है। इन्हें हम हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। ये क्या है साथियों? हमारी बर्फ की नदियाँ हैं जो कहाँ पाई जाती है? पर्वतों के शिखर पे, जैसे हिमालय, हमारे यहाँ ग्रेट हिमालय, इसके ऊपर जो है वहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उससे जो है पानी जो है हमारा बहुत धरातल पर आता है साथियों। जो हमारे सदा नीरा जो नदियाँ है वो इसी कारण से है कि बर्फ़ के रूप में जो है ग्लेशियर्स जमा है हमारे यहाँ। तो साथियों आप देख सकते हैं ये आपके पर्वत हुए। उसके अलावा जो पर्वत श्रृंखलाएँ, जब पर्वत एक श्रृंखला के रूप में पाए जाएँ तो उसे जो माउंटेन चेंज कह देते थे साथियों। ये देखिए आप, ये बलित पर्वत है। अभी हम आपको बताएंगे कि जो पर्वत हैं वो 3 मुख्य प्रकार के जो पर्वत हैं, जिसमें से एक तो बलित पर्वत है जिसको हम फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं साथियों। फोल्डेड माउंटेन्स जो कहते हैं वो बलित पर्वत को कहते हैं। ये आप हिमालय पर्वत देख पा रहे हैं साथियों। इसका देखिए, इसका शिखर जो है वो नुकीला होता है, आधार जो है इसका काफ़ी चौड़ा होता है। और इतनी ऊंचाई पर जाते जाते साथियों, जब हम ज़मीन से, स्थल से ऊपर जाते हैं सतह से, तो तापमान में काफ़ी कमी होती है और यहाँ जो है हमें बर्फ़ जो है जमी हुई मिलती है। और जो हम बोल रहे थे आपको ग्लेशियर, वो ये पाए जाते हैं जिस पर जो है जो नदियों के रूप में बर्फ़ के उसमें जमा होती है हमारी, वो ग्लेशियर्स उन्हें कहते हैं साथियों। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है ज्योग्राफी की जो मेन जो कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक विज्ञान, उसके बारे में समझ उत्पन्न होगी। अभी क्योंकि हमारी ये शुरुआती क्लासेज हैं और क्लास 6 के स्टैंडर्ड से चीज़ें जो है पढ़ी जा रही है, इसलिए इसके जो और डिटेल में जो है और भी चीज़ें हमारी आगे आने वाली क्लासेज में हम बताएंगे। अभी हम पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे। पर्वत के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इसके देखिए कुछ जो पर्वतीय श्रृंखला है जिसमें बोला कि माउंटेन चेन, जब एक पर्वत दूसरा पर्वत इस प्रकार श्रृंखला के तौर पर पाए जाते हैं, तो उसके जो उदाहरण है पर्वत श्रृंखलाओं के इसमें, तो आप ये देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। साथियों ये कहाँ है? क्या आप याद कर पा रहे हैं कि हमने पिछली क्लास में मैप में जो है हमने बताया था कि जो आपका जो हिमालय पर्वत है वो आपके एशिया में पाया जाता है, आल्प्स पर्वत जो है वो आपके यूरोप में था साथियों, और एंडीज हमारा जो है वो दक्षिण अमेरिका में था। हमने पिछली क्लास में जो है इसके बारे में बताया था, आप यह देख सकते हैं साथियों। ये हमारा जो है वो आल्प्स पर्वत है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए साथियों, ये हमारा आल्प्स पर्वत है इधर। वहीं हमारा जो ये हिमालय पर्वत है, और ये हमारा जो है एंडीज पर्वत है साथियों। तो अब हम पढ़ते हैं साथियों पर्वतों के 3 प्रमुख प्रकार। पर्वत 3 मुख्य प्रकार के पर्वत होते हैं साथियों। जो प्रकार है देखिए, वो एक तो होता है हमारा बलित पर्वत, दूसरा होता है हमारा भ्रंशोत्त पर्वत, और तीसरा होता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ये देखिए तो बलित पर्वत जिसे हम फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, ये हमारा भ्रंश से बने हुए पर्वत हैं।
फॉल्ट के माध्यम से, और ये हमारे जो है वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। तो हमें याद होने चाहिए कि कौन कौन से पर्वत जो है किस प्रकार के पर्वत है, ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हम देखेंगे हिमालय और आल्प्स, ये हमारे कैसे पर्वत है साथियों, वलित पर्वत। तो ये आपको याद रहे कि हमारे हिमालय और जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो हमारे वलित पर्वत है। इसके अतिरिक्त अरावली जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है हमारी। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला थी, और वहीं जो है रूस में यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, ये भी हमारे जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो साथ ही जो वलित पर्वत के जो उदाहरण हैं वो आप पुनः बताएं। हिमालय पर्वत, राइट, आल्प्स पर्वत, ठीक, एक जो है आपका अरावली पर्वत भी जो कि ये इसी का जो उदाहरण है, अपलेशियन पर्वत आपका, यूराल पर्वत, इस प्रकार के जो पर्वत हैं वो आपके जो है फोल्डेड माउंटेन्स के अंदर दिखाए गए हैं अभी। सेकंड जो पर्वतों का प्रकार है साथियों वो है ब्रंसोत्त पर्वत। साथियों फोल्डेड जो माउंटेन्स हैं ये किस प्रकार से बने, इसके बारे में अभी यहाँ ज़्यादा नहीं बताया गया। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जब प्लेटें हमारी जो आपस में टकराती हैं तो ये फोल्ड होकर, वलित होकर जो है हमारे वो फोल्डेड माउंटेन्स जो बनते हैं। सेकंड आए हम ब्रंसोत्त पर्वतों के ऊपर। साथियों ब्रंसोत्त पर्वत होते हैं, इसमें देखिए ये आप चित्र देखें, ये देखिए ये ऊपर उठा हुआ भाग है स्थल भाग का, और ये जो है नीचे धंसा हुआ भाग है। ये भाग हमारा ऊपर उठ रहा है और ये भाग हमारा नीचे धंस रहा है। कई जगह क्या होता है साथियों कि जो हमारा अगर ये स्थल मंडल सपोज ये हमारी सतह है और हमारा ये जो भाग है ये नीचे धंस गया, तो आप देख पाएंगे जब ये नीचे धंस जाएगा तो इसके जो पास के दोनों जो भाग है ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर दिखाई देंगे। ये जो नीचे धंस गया ये तो आपका द्रोणी हो गई और ये आपका ऊंचा उठा हुआ भाग है। वहीं जब ऐसा पाया जाता है कि ये आपका ब्लॉक पर्वत है, ये इसके दोनों ओर जो है अगर धंस जाते हैं नीचे, या फिर ये माने कि दो ये घाटियाँ हैं जो आपकी दो स्थल भाग है, बीच में से कोई एक भाग ऊपर उठ जाए, ये दोनों भाग देखिए फिर इसके नीचे पाए जाते हैं ऐसे। तो अगर इस प्रकार का उत्थान और अवतरण के कारण अगर स्थलाकृति बन रही है तो जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है इसे तो हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जिसमें हॉर्स्ट, इसको जो है हॉर्स्ट देखिए, इस उत्खंड को जो ऊपर उठा हुआ है इसको हॉर्स्ट कहते हैं, तथा जो नीचे धंसा हुआ जो खंड है, जो नीचे जो धंस रहा है, इसे द्रोणिका वृंत से ग्रेवन घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसको ग्रेवन घाटी कहा जाता है। जो आपकी राइन घाटी है और वोल्जेज पर्वत है वो इसके उदाहरण हैं हमारे हॉर्स्ट पर्वत के और जो है हमारी ग्रेवन घाटी के। ये हमें याद होना चाहिए कि ब्रंसोत्त पर्वत में हमारा जो वोल्जेज पर्वत जो है वो हमारा इसी का एक उदाहरण है। इसके बाद में हम तीसरा देखें साथियों तो हमारा जो ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत आप देख पा रहे हैं कि ज्वालामुखी पर्वत जो हमारा ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से ज्वालामुखी पर्वत बनता है हमारा। फोल्डेड माउंटेन्स किस प्रक्रिया से बना साथियों, वलन की प्रक्रिया से फोल्ड हुआ, दोनों आपस में टकराती हैं प्लेट, और जो फोल्ड जो है वलन की प्रक्रिया के कारण जो है हमारा वलित पर्वत बना। भ्रंश पर्वत किस कारण से बने, ये जो है चटकन का भ्रंश जो है फॉल्ट के कारण जो क्रैक्स दरार होती है उसके कारण जो है जमीन के नीचे और ऊपर उठने के कारण जो हमारा भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। वहीं जो ज्वालामुखी पर्वत है ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से हमारे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप इनका जरूर नाम याद रखें क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पर्वत है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। साथियों जो स्थलों के हम नाम ले रहे हैं और जिस पर्वतों के हम नाम ले रहे हैं इनको आप जो है मैप पर ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके सब इंपॉर्टेंट लोकेशन है सबकी। जैसे देखिए जापान में फ्यूजियामा, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, किस प्रकार के उदाहरण है ये सब ज्वालामुखी पर्वत के आपके उदाहरण हैं। डिटेल्स में इनको हम आगे पढ़ेंगे साथियों जब हमारी आगे की और क्लास में आएंगे। अभी हम सिर्फ क्लास 6 के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे जो पर्वतों के महत्व है साथियों, पर्वतों के महत्व के बारे में आप बखूबी जानते हैं
कि पर्वत जो हमारे किस किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। यहाँ पे जो नदियाँ जो है, नदियों से जैसे बताया ग्लेशियर्स होते हैं, हिमनद जो है पर्वत के शिखरों पर पाई जाती है। तो नदियों का स्रोत जो है सदा नीरा नदी है। जैसे हमारे हिमालय जो पर्वत है, हमारे जो इधर जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ निकलती हैं, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, वो सब हमारे ग्लेशियर्स के कारण ही निकल रही हैं। तो नदियों का बड़ा स्रोत जो है पर्वतों में होता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा सिंचाई, पन बिजली उत्पादन में नदी घाटी, ये आपसे पढ़ सकते हैं साथियों। फॉरेस्ट के जो क्या क्या उपयोग होते हैं आप सब लोग पढ़ते हैं। पर्वतों पर जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो बहुत ही उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त जो टूरिज्म के लिए और विभिन्न प्रकार से जो है इनका उपयोग होता है। ये देखिए, ये आपके ज्वालामुखी पर्वत है जो अभी हम बता रहे थे, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। ये आपके ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। पृथ्वी के जो गर्भ में जो मैग्मा जो है, ये मैग्मा जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी सतह से बाहर निकलता है साथियों, तो इसे हम लावा कहते हैं। और ये एक उद्गार के साथ निकलता है, जिसके कारण धूल के कारण और विभिन्न प्रकार की गैसें भी साथ में निकलती हैं। और ये जो है, जो इसका लावा है, ठंडा जम के जो है एक पर्वत नुमा जो है रूप धारण कर लेता है, जिसे ही ज्वालामुखी पर्वत जो है कहते हैं। साथ ही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है उद्गार के द्वारा, तो उसे हम लावा कहते हैं। और ये लावा जो जमा होता है, तो ये इसी से जो है हमारा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। साथ ही पठार पर आते हैं हम। पठार जो है, जैसे कि हमने बताया कि ऊंची उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ऊपरी भाग इसका मेज के समान होता है। ये देखिए साथियों, इस प्रकार का जो होता है हमारा पठार होता है। जैसे हमने बताया पर्वत जो है वो ऐसा होता है, इसका शिखर जो है वो नुकीला होता है और आधार जो है वो चौड़ा होता है। और वही पठार जो है उसका शिखर आपका मेजनुमा होता है, सपाट होता है। दक्कन का पठार जो है, ये इसका एक उदाहरण हम लोगों को पता है साथियों। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये आपको याद होना चाहिए साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। और भारत में जो है एक छोटा नागपुर का पठार भी पाया जाता है साथियों। साथियों पठार जो है, यहाँ पर खनिज जो है प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आपको पता है कि भारत में जो खनिजों की जो सर्वाधिक उपलब्धता है वो अपने छोटा नागपुर पठार के ऊपर है। यहाँ लोहा, कोयला, मैंगनीज, विभिन्न प्रकार के जो है खनिज हमारे पाए जाते हैं साथियों। देखिए पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे वाटरफॉल भी होते हैं साथियों, जलप्रपात। आपको पता है जलप्रपात क्या होता है? वाटरफॉल जो बहुत एक ऊंचे स्थल से जो है, जो पानी जो है नीचे गिरता है। कभी छोटे छोटे वाटरफॉल आपने पहाड़ी क्षेत्रों में देखे होंगे, कभी घूमने गए होंगे तो। और ये आपके जो नियर बाई जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको पहाड़ों से ऊँचे स्थल से जो है पानी नीचे गिरता हुआ बारिश में दिखता है। प्राकृतिक रूप से बहुत ही मनोरम दृश्य होता है साथियों, इन्हें जो जलप्रपात कहते हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर, कौन सी नदी पर साथियों? स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? उंड्रू जलप्रपात। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहे, स्वर्ण रेखा नदी पर उंड्रू जलप्रपात। और वही कर्नाटक में जोग प्रपात जो शरावती नदी पे है। तो आपका उंड्रू जलप्रपात और जोग जलप्रपात जो है वो याद होना चाहिए। स्वर्ण रेखा नदी पर उंड्रू जलप्रपात है और वही शरावती नदी पर जो है वो आपका जोग जलप्रपात है साथियों, बिल्कुल याद रहे। मैदान, अब हम स्थलाकृति में, अभी हमने जो पर्वत का हमने अध्ययन कर लिया साथियों। पर्वत के बारे में हम देख चुके हैं कि पर्वत जो हमारे 3 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं साथियों। जो हमारा एक है वलित पर्वत है, जो फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। दूसरा हमारा जो बृहस्पति पर्वत होता है, और वहीं जो तीसरा पर्वत होता है वो ज्वालामुखी पर्वत होता है। इन सब के जो उदाहरण हैं वो हमने देखे हैं साथियों। इसके बाद में पर्वत के बाद में हम जो है पठार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पठार क्या होता है। अब हम जो है वो मैदान के बारे में देखते हैं, जिसको हम प्लेन बोलते हैं।
मैदान साथियों, अधिकतर मैदान जो हैं वो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जो मिट्टियों के अवसाद साथ में लेके आते हैं, उन्हीं को जब ये नीचे बिछाते हुए जाते हैं तो उसी से जो है मैदान का निर्माण होता है। मैदानी भाग बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ जो है अच्छी फसल होती है और निक्षेपों जो अवसाद लेके आती नदी, उन्हीं के निक्षेपों से जो है मैदान का निर्माण होता है। निक्षेप बोले डिपोजिशन, जो जमा कर देते हैं। निक्षेप क्या होता है? जिनको जमा कर देते हैं, जो अवसादों को जो जमा कर देती है उसी से जो है हमारे मैदान का निर्माण होता है। आप उदाहरण, आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है वो इन्हीं नदियों के द्वारा जो हिमालय पर्वत से जो बहती हुई आई है, उनके साथ अपने साथ ये ढेरों सारे में अवसाद लेके आई हैं, जो पहाड़ों से उतरते समय अब ये इनको अपरदित करती हैं, काट चाट के, और काफ़ी सारे जो अवसाद हैं सेडिमेंट्स उनको साथ मिलाती हैं, बहती बहती जो है इनको जो जमा करती जाती हैं। इसी से जो है कालांतर में धीरे धीरे जो मैदान का विकास हो जाता है। आपको पता है मैदानी क्षेत्र में रहने के लिए जो है बहुत पर्याप्त अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए यह अच्छी फसल होती है। और आपको पता है पर्वत पहाड़ पठार उनके तुलना में जो मैदानी बाकी जो लोग रहते हैं उनके लिए जो है खेती बाड़ी इसके लिए बहुत आसानी रहती है। पर्वत पहाड़ी पठारी क्षेत्र में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं होती है वही इस प्रकार की होती है साथियों। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों के बारे में हमने पढ़ा, तो अब आप लोग समझ पाएंगे स्थल रूप क्या होता है। स्थल रूप जो है लैंड फॉर्म्स, हमने विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पढ़ा है। हमने पर्वत पहाड़ पठार अपना मैदान, इस प्रकार के स्थल रूप है। एवं लोग, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? सर आपको पता है कि लोग जहाँ जिस प्रकार की जगह पर रहेगा, वहाँ की भौगोलिक दशाएं जिस प्रकार की होंगी, उसी प्रकार से जो है उसका कल्चर भी डेवलप होता है, उसी प्रकार से उसका जो रहन सहन है वो उसका प्रभावित होता है। कई बार ये बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है कभी नॉनवेज भी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमें समझना होगा कि वहाँ की दशाएं हैं, वहाँ की भौगोलिक दशाएं हमारे क्षेत्र की तरह नहीं है कि मैदानी भाग हो और चावल गेहूँ इस तरीके की बहुत अच्छी पैदावार हो रही हो। वहाँ इसीलिए जो है वहाँ जंगली जानवरों पर भी निर्भर होना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ जो है वो ऐसा नहीं है। पहाड़ी पर्वत पठार जैसी जो है विकट स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती है। आपने देखा होगा वहाँ प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी घटित होती हैं, जिसके कारण कि आए दिन जो है हमें घटनाएं सुनने को मिलती है साथियों। तो इसी प्रकार से उनके मकान भी वहाँ इसी प्रकार से होते हैं। तो ये स्थल रूप, जहाँ जैसा भौगोलिक स्थल होगा वहाँ के लोग जो है उसी प्रकार से जो है अपना जीवन यापन करते हैं साथियों। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है साथियों। इसमें देखिए लास्ट में दिखाया हुआ प्रदूषित नदी धीरे धीरे जो है किस प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं साथियों। लोग कूड़ा कचरा गंदगी जो है इन्हें फेंक देते हैं इसके अंदर, इसके कारण जो है नदी प्रदूषित हो रही है। इन्हीं को पीने से लोग बीमार होते हैं, पूरे पर्यावरण का जो नुकसान होता है। तो इसीलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है और पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाती है साथियों। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी, आपको ये सब चीज़ें, और आप लोग इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं आप उनका जो है सॉल्व कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को, ऐसी हमें उम्मीद है साथियों। अभी हम देखते हैं, देखिए साथियों हम कुछ ये देखिए प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, इसका हम स्टडी कर चुके हैं साथियों। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, इसको आप देख चुके हैं कि पर्वत जो है शिखर नुकीला होता है, पठार का जो है प्रसमतल होता है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं हम बात कर चुके हैं साथियों। 3 प्रकार होते हैं इसके, जो वलित पर्वत होता है, भ्रंश पर्वत होता है और एक आपका ज्वालामुखी पर्वत होता है। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी, तो इसके जो महत्व है पर्वतों के वो आप बता सकते हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है साथियों, ये हम बता चुके हैं आपको। नदियों के जो अवसादों के निक्षेपण है उससे मैदान बनते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं साथियों, तो ये आपको पता है साथियों। यहाँ प्राकृतिक दशा बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ मैदान होता है, इसीलिए जो लोग ज़्यादा बसते हैं, खाने पीने की चीज़ें अच्छी हो जाती है इधर। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है, कठोर जगह है, जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है वहाँ। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ये आप बताएं ऊंचाई में भिन्न होते हैं। बिल्कुल पर्वत और पठार जो है
पर्वत और पठार में जो है उनका ये अंतर पाया जाता है साथियों। उनका जो पठार जो है वो समतल पाया जाता है, उनका सपाट पाया जाता है, और पर्वतों की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है साथियों। हिमानी जो है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी आपको पता है कि पर्वतों में जो शिखर होते हैं वहाँ पर आपको जो पूरी की पूरे बर्फ़ पाई जाती है, ग्लेशियर जिनको बोलते हैं, वो एक तरीके से नदी स्वरूप पाई जाती है साथियों, जो पर्वतों पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगसे नदी कहाँ बहती है? चीन में, आपको पता है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। हिमालय में आल्प्स जो कैसे पर्वतों का उदाहरण है? आपको बताया था कि बलित पर्वतों का उदाहरण है। क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, बिल्कुल पठारी क्षेत्रों में होती है। पर्वतों का एक क्रम क्या है? पर्वत श्रृंखला। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं, कौन से होते हैं साथियों? बिल्कुल मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए। आप इन पर भी विशेष फोकस करें साथियों। विश्व का जो मानचित्र है, आप मानचित्र पर जो है जो यहाँ स्थलों के नाम आते हैं, जो हमारी भूआकृतियों के नाम आते हैं, उन्हें आप मानचित्र पर जरूर देखें, और आदत बनाएं कि डेली जो है कम से कम 10 से 15 मिनट आप मानचित्र को देखें। तो उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तिब्बत, ये देखिए साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत। हिमालय के बारे में, रॉकीज पर्वत के बारे में, एंडीज पर्वत के बारे में हमने आपको बताया था। तो इसी प्रकार से आज का हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये पसंद आया होगा, और आप इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उम्मीद करते हैं साथियों कि आपके लिए हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ जो हम आज के जो है क्लास को समापन करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों का